चार्ज नहीं किया। डॉक्टर कफील का कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं किया है। जज साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से पूछा कि तुम कहते हो इसकी डिग्री फर्जी है, तो तुमने ही नौकरी दी थी ना, तुमने चेक नहीं किया उसकी डिग्री? जो है कोई ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो था, वो पर्टिकुलरली गरीबों के लिए था जिनके पास कागज ज़मीन नहीं है, कागज नहीं है। तो ये पूरे भारत में इंप्लीमेंट हो जाएगा तो क्या होगा? तो अलीगढ़ में मैंने एक स्पीच दी कि इसी गली की खाक में अपनी खाक मिलाएंगे, न तुम्हारे बुलाने से आए हैं न तुम्हारे बुलाने से जाएंगे। यही बोला था, पर उनको बुरा लग गया फिर से, और इतना बुरा लगा कि मेरे पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, यानी कि मुझे आतंकवादी करार दिया गया। मुंबई से उठाया था 30 जनवरी को। तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के पोते के लड़के हैं, पर पोते कहिए, उनके साथ मेरी एक सभा थी कोलाबा में 30 जनवरी को मुंबई में। मुझे एयरपोर्ट से 29 जनवरी को उठा लिया गया। अब से पहले 2 बार से जब जेल गए तो कभी कोई किसी ने हाथ नहीं उठाया था, कोई फिजिकल टॉर्चर कभी नहीं हुआ था। तू डॉक्टर है, तू सीएनआरसी में क्यों कूदा? एसटीएफ ने मुझे पकड़ा था, स्पेशल टास्क फोर्स यूपी से आई थी, मुझे पकड़ के ले गई थी। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आप जापान गए थे सरकार को गिराने के लिए। अरे मैंने कहा अकेला जाना, एक तो मेरा पासपोर्ट भी सरकार के पास है, जुडिशियल उसमें है, मैं इंडिया से बाहर जा नहीं सकता, और अकेला जाके मैं सरकार गिरा दूं। और जापान क्यों बोल रहे हो? पाकिस्तान बोलो भाई। मैं तो एसटीएफ से यही बोला, भाई पाकिस्तान बोल लो। हमारे पास इतना सबूत है कि आपने जो है, और एक बॉक्स लेके आए कि आपने कोई ऐसा पाउडर बनाया है जिससे हजारों भारतीय मर जाएंगे। हमने कहा भाई मैं डॉक्टर हूं, साइंटिस्ट नहीं हूं। और शायद कोविड की बात कर रहे हो, तो उस वक्त कोविड नया नया आया था, स्टार्ट हुआ था, चाइना से खबरें आ रही थी। हमने कहा उसकी बात कर रहे हो तो आप चाइना से बात करिए। मुंबई से अलीगढ़ चाहते तो वो फ्लाइट से ले जा सकते थे, तब तक तो सम्मानित नागरिक के साथ साथ वो कहते हैं ना कि सरकारी मेहमान भी कई बार हो चुका था, तो इतनी इज्जत होनी चाहिए थी, लेकिन ट्रेन से ले गए। और मुंबई ट्रेन में बैठाया और पता नहीं कहाँ रात में उतार दिया, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के बाहर निकलते हुए। एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, मेरे हाथ आंख तो पट्टी बनी हुई थी, हाथ बंधे हुए थे, बहुत एहसास नहीं है, लेकिन इतना एहसास है कि स्टेयर्स बहुत बड़े बड़े थे। मुझे याद है कि मैं जब चढ़ रहा था तो लग रहा था किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ। और एक कमरे के अंदर ढकेल दिया जाता है, उस कमरे में एक बल्ब था, शायद एक आध टेबल चेयर पड़ा था, खाली था कमरा। और जो एसटीएफ मुझे ले गई थी वो नहीं थी, कोई और 3-4 लोग थे, क्योंकि मैं पहचानता हूं जो मुझे लेके आए थे मुंबई से। और वो लोग नंगा करके मारते थे। एक आदमी हाथ पकड़ लेता था, एक आदमी पैर पकड़ लेता था, और मतलब बेल्ट से, लाठी से मारते थे जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाता था। और मुझे याद है कि उनकी आंखों में मैंने नफरत देखी थी, ड्रंक होते थे, मुझे इतना तो है क्योंकि उनकी महक आती थी, और नफरत देखी थी, पूरी लाल आंखें होती थी। और
और तब तक मारते थे जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाता था। फिर जब मैं आँख खुलती थी तो मैं देखता था कभी किसी जीप में हूँ, किसी वैन में हूँ, किसी बोरे में बंद किए हुए ऐसे ही फेंक देते थे कोने में। कार में जीप चलती रहती थी, चल रही है महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश से कहाँ चला गया। मतलब 29 तारीख को गिरफ्तार किया, 2 तारीख को पहुंचाया, 3-4 दिन कभी किसी बिल्डिंग में, कभी किसी बिल्डिंग में। पानी, खाना, मुझे याद है यहाँ का, जब ट्रेन में चढ़ा था तो यहाँ पे समोसा या चाय पिलाई थी। उसके बाद जब मैं मांगता था तो थूक देते थे। और हर बार मुझे याद है, हर बार जब मेरी आँख खुलती थी तब मैं चिल्लाता था कि मुझे पानी दे दो, खाना दे दो, तो मैं देखता था कुछ लोग नए लोग हैं। और जब मैं किसी दूसरी बिल्डिंग में मुझे जब ले आया जाता था, कौन शहर था कौन बिल्डिंग है मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन अलग अलग वो जगह होती थी, इतना तो पता है। क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम मेरी आँख बंद थी, मेरे हाथ पैर बंधे रहते थे। पर जब खोलते थे किसी रूम में तो मतलब इतना मारा था कि ये पूरी पूरी चमड़ी पीछे की उधड़ गई थी। और मैं चिल्लाता था इसलिए नहीं कि मुझे मार पड़ती थी, मैं इसलिए चिल्लाता था कि मुझे प्यास लगी रहती थी। मुझे आज भी याद है कि जब 2 तारीख को मैं जिला कारागार अलीगढ़ पहुंचा और वहां से भी मुझे फौरन ही जो है अलीगढ़ से मथुरा शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि अलीगढ़ के लड़के बाहर जेल के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, न्याय व्यवस्था फिर से खराब हो सकती है। उन लोगों ने मुझे मथुरा जेल शिफ्ट कर दिया। और मुझे याद है कि जैसे ही मथुरा जेल पहुंचा मैंने पैर पकड़ लिया था जेलर का, जेलर साहब पानी दे दो, बस पानी दे दो, पानी दे दो। उसने कहा कि पानी तभी मिलेगा, खाना तभी मिलेगा जब तुम योगी जी और मोदी जी के खिलाफ बोलना बंद कर दोगे, जब उन 63 बच्चों की बातें करना बंद करोगे। जेल में एक तन्हाई होती है। तन्हाई जो होता है एक छोटी सी मतलब कमरा होता है जिसमें कोई खिड़की नहीं होती, सिर्फ एक बड़ा दरवाज़ा होता है लोहे का, और उसी में आपको टॉयलेट करना है, उसी में आपको पानी पीना है, उसी में आपको सोना है। मैं 2 बार जेल जा चुका था तो मुझे लगता था कि अब जो है जेल में गिनती होती है, सुबह होती है, शाम होती है, कोई गिनती करने आएगा और खाना पानी मिलेगा। पर भाई साहब बंद करके भूल गए। मैं जेल की वो सलाखें मुझे याद है, मैं चिल्लाता था कोई है, कोई है, कोई है, कोई खाना दे दो, कोई पानी दे दो, चिल्लाता था, चिल्लाता था, चिल्लाता था और बेहोश हो जाता था और फिर उठता था, फिर चिल्लाता था। मतलब पेशाब करने जाता था, पानी नहीं पिया था। मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि अगर 72 घंटे आपको अगर पानी ना दिया जाए तो आपकी किडनी फेल हो सकती है। पेशाब करने आता था, बूंद बूंद पानी गिरता था, और जो ये पूरी चमड़ी उधड़ गई थी ना, पेट केवल सोता था लेकिन दर्द नहीं था। उस वक्त पहली बार लाइफ में एहसास हुआ कि भूख कैसी चीज है। भूख हर चीज को, मतलब उस वक्त ये था कि मैं अपने बीवी, माँ, मतलब सीए, नार्सी, डॉक्टरी सब भूल गया था। उस वक्त कहते कि कुछ भी कर लो, लिखवा लो, कुछ भी, मतलब उस वक्त बस था कि बस खाना मिल जाए, पानी मिल जाए। बेहोश होकर जब उठता था तो इतना सूरज निकल गया, अच्छा सुबह हो गई है। फिर चिल्लाता था कोई है, कोई है। उस जेल की बाहर जो घास थी उसको उखाड़ के खाया है मैंने, अपनी शर्ट को मैं चबा गया। मुझे वो
ग्लास के बाद बकेट, बकेट के बाद ड्रम, बड़े मतलब जैसे जैसे प्यास बढ़ती थी मुझे वो पानी का बड़ा सा जैसे कहते हैं मिराज वो दिखने लगा था। मतलब ये हालत ये हो गई थी कि मुझे हवा में ही जो है चिकन, मटन, बर्गर, पिज्जा, इडली, डोसा सब दिखने लगा था। मैं बकायदा भागता था पकड़ने के लिए कि सामने है और खाने के लिए। पाँच तारीख को भाई मेरा जो है कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, तब मैं बाहर, मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो एक भूख जो होती है वो बहुत, आपको सब कुछ सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है वो मुझे लगता है कि भूखे की मदद करनी चाहिए। फिर से 8 महीने जेल रहा। और इस बार कोविड हो गया था, कोविड का टाइम था। मतलब मैं जनवरी 2020 में जब गिरफ्तारी हुई थी तो सितंबर में बाहर आया। तो पूरा कोविड जो टाइम था वो जेल में था। तो पहले घर से लोग मिलने आ जाते थे, इस बार कोई मिलने नहीं आ पाया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और सब कुछ हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की, प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं बाहर आ जाऊँ, काम कर सकूँ, पर कभी भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन 8 महीने बाद ही सही, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गोविंद माथुर ने जो 46 पन्नों की जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने लिखा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड व्हाइल अप्लाइंग एनएसए ऑन डॉक्टर कफील। यानी कि डीएम ने, जो कलेक्टर होता है शहर का, जिसने मुझ पे एनएसए लगाया था, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर कफील स्पीच वॉज नॉट अबाउट दिस हार्मोन, इट वॉज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। यानी कि डॉक्टर कफील की जो स्पीच थी वो भारत की एकता और अखंडता की स्पीच थी। वो 35 मिनट की पूरी स्पीच उन्होंने उस ऑर्डर में लिखी है। ना सिर्फ एनएसए उन्होंने इलीगल करार दिया, जो 3 एक्सटेंशन भी दिए थे एनएसए का, उसको भी क्वैश कर दिया। जब बाहर आया था तो अभी मैं अभय जी से एक बार बात कर रहा था कि अभी संभल में एक माँ को रोते हुए देखा। वो कह रही थी कि मेरा लाडला, मेरा कलेजे का टुकड़ा मुझे दे दो। जब मैं जेल से बाहर आया था तो मेरी माँ ने मुझे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था मैं इस बार बाहर ही नहीं आ पाऊंगा, तो बहुत देर तक मुझे गले लगा के वो रोती रही कि आ मेरे बेटे, आ मेरे कलेजे लग जा, आ मेरे कलेजे में समा जा। इस 500 दिनों के जेल में और इस 8 साल के संघर्ष में अगर आप पूछेगा सबसे ज्यादा दर्द कब हुआ है, तो सबसे ज्यादा दर्द मुझे उस वक्त हुआ जब मेरी मां रोई। मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था तो मेरी मां नहीं रोई थी। वो कहती थी कि मुझे 6 बच्चों को पालना है, अगर मैं रोऊंगी तो उनको कौन संभालेगा। 2 बच्चों को डॉक्टर बनाया, 2 को इंजीनियर बनाया, दोनों बहनों को भी पीएचडी कराई, सबकी शादी की। मेरे भाई को गोली वहां मारी गई थी जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे। आपको शायद पता ना हो, मेरे छोटे भाई को 4-4 गोलियां मारी गई।
रमज़ान का टाइम था, तरावी पढ़ने के बाद वो गए थे अम्मी जान के लिए चप्पल लेने। 10 बजे गोली मारी थी और आपको यकीन नहीं होगा, जैसे आपने हिंदी मूवियों में देखा होगा कि लोग दौड़ा के पब्लिक में मारते हैं, उस तरह से मारी। और 4 घंटे तक पुलिस ने हम लोगों को उनका सर्जरी नहीं करने दी थी, जो गोली यहाँ फंसी हुई थी गर्दन में। उस वक्त मेरी अम्मी जान सहरी के टाइम उठी थी और रमज़ान का दिन था, तो सबको उठाने के लिए कि सहरी का टाइम हो गया है, तो उनको पता चला कि सारे मर्द तो हैं ही नहीं, कहाँ चले गए। तो पता चला कि काशिफ को गोली मार दी गई है। 1-2 किलोमीटर पैदल चल के रिक्शा लेके हॉस्पिटल गई, तब तक ऑपरेशन हो चुका था। अपने लड़के को देखा, उन्होंने कुछ नहीं बोली, रोई नहीं। 2-3 बूंद पानी उस पर रखा, दुआ पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी और 6 बजे इन्होंने इंटरव्यू दिया, योगी जी बहुत हो गया, परिवार पे हमला करके गलत किया। तो उस माँ का लड़का हूं मैं। अभी सर कह रहे थे कि मैं यूपी से फिर राजस्थान चला गया, राजस्थान से अब मैं अपने ही देश में, आई एम अ रिफ्यूजी इन माई ओन कंट्री, अपने ही देश में मैं, कोई ठौर नहीं है। कभी किसी देश शहर भेज दिया जाता है, कभी किसी प्रदेश भेज दिया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया है। हिस्ट्री शीटर मतलब जो गोरखपुर के डीएम की लिस्ट है उसमें 4th नंबर का ड्रेडेड क्रिमिनल हूं मैं। मुझे एसएसपी साहब ने फ़ोन करा और बोला कि आपको ताउम्र आप पे नज़र रखी जाएगी। हमने कहा कि भाई 2 पुलिस वालों को सिक्योरिटी में दे दो, साथ में रहेंगे तो कम से कम जो फर्जी केस करते हो वो तो नहीं होंगे। तो ये संघर्ष चल रहा है। और अभी आपने सुना कि बंद कर दूं क्या? आपने तो कहा था बोल सकते हो। अच्छा नहीं, इन्होंने कहा था, देखिए अगर आप लोगों को, अच्छा इन्होंने कहा था कि आप अपना दिल की भड़ास निकाल लीजिए, इसीलिए शायद मैं इमोशनल भी हो गया। संघर्ष चल रहा है। अभी आपने सुना होगा, अभी जवान मूवी आई और जवान मूवी में इस किताब के 6 चैप्टर से एक पार्ट जो डटा इरम का था उसको लिया गया। तो मुझे अच्छा लगा कि आप इस किताब को पढ़िएगा तो मैंने यही लिखा है, मराठी में भी है। इस किताब को मैंने यही उन 63 बच्चों को ही समर्पित किया है। तो मुझे, मेरा जो उद्देश्य था कि 63 बच्चों की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचे, वो उस मूवी के थ्रू पहुंच गई, ग्लोबल लेवल तक पहुंची। लोगों ने देखा, जाना कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। पर सरकार को बुरा लग गया। वकील साहब बैठे हैं, अब आप सोचिए एफआईआर कैसे लिखी जाती है। एक मनीष शुक्ला बीजेपी के पदाधिकारी हैं लखनऊ के, वो रात में अपनी माताजी के लिए दवा लेने जाते हैं, तो एक गुमटी के पास 4 लोग उनको देखते हैं। वो देखते हैं कि 4 लोग एक किताब को हाथ में लेके बात कर रहे हैं और वो चारों मुसलमान थे। अब पता नहीं कपड़े से पहचाना उन्होंने, कैसे पहचाना, पर वो पहचान गए कि चारों मुसलमान थे। उनके हाथ में एक किताब थी जिस पे लिखा हुआ था अस्पताल से जेल तक। वो लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर कफील ने एक ऐसी किताब लिखी है जिससे वो उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और 2024 में, उस वक्त लोकसभा हुआ नहीं था, हिंदुत्ववादी सरकार को आने से रोकना चाहते हैं। तो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में वो अपनी किताब को चुपके चुपके बंटवा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये किताब 10 लैंग्वेज में प्रकाशित है। इंग्लिश में मैंने लिखा है और दैट इज़ पब्लिश बाय ब्रिटिश पब्लिशर। इंडिया में कोई पब्लिश नहीं कर रहा था, तो वो ग्लोबली अमेजन, फ्लिपकार्ट में हर कोई पढ़ सकता है। और पिछले 2021 से ही है।
लेकिन वो कहते हैं कि 2024 में सरकार को रोकने के लिए ये षड्यंत्र करा जा रहा है और मेरे पर 10 धाराएं लगाई, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द नेशन। और पहली बार मैं बता दूं कि एक बार तो जेल में जब भूखा रखा था तब लगा कि खत्म हो जाऊंगा, और एक बार इस बार डर लगा, सही में डर लगा, क्योंकि इस बार उन्होंने मुझे नहीं मेरी पूरी फैमिली को टारगेट किया। मेरी माँ अकेले घर में थी, पुलिस रात में आती थी, कहती थी 20 करोड़ जो शाहरुख खान ने दिया है कहाँ रखे हैं। घर के जो है बेड को उखाड़ देना, अलमारियाँ तोड़ देना। मेरे भाई को 20 दिन तक एटीएस ने पुलिस थाने पे बैठा के रखा, मेरे छोटे भाई को घर से उठा लिया। तो इस बार पहली बार लगा कि डर था, इसलिए अपने लिए नहीं, परिवार के लिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं कहीं से भी कि जेल पापा गए थे। बच्चों का जो वो होता है ना दिमाग, उनको जेल का मतलब चोर और पुलिस ही समझ में आती है। आपने गलत किया है तभी आप जेल गए होंगे, बड़े होंगे तो शायद वो समझ जाएंगे। बहरहाल इस बार भी जो है कोर्ट ने मैं अपने आप को इस मामले में लकी समझता हूं। आप लोग सोचते होंगे कितना जुडिशरी ने मेरा देर से ही सही साथ दिया है, मुझे रेस्क्यू किया है। पता नहीं कैसे, ऊपर वाला अल्लाह की मेहरबानी है, बस इतना कहूँगा। पता नहीं कैसे हर बार जो है मतलब आप ये देख लीजिए कितने लोग हैं, मतलब चाहे उमर खालिद को ले लिया, बहुत लोग हैं, 5-5 साल 10-10 साल लोग जेल जाए, और बहुत से लोग मार दिए जाते हैं। बहुत से लोग, अगर उस वक्त मुझे याद है मुंबई से जब मुझे उठाया गया था, उस वक्त मैंने जब ये मुझे ले जा रहे थे एयरपोर्ट से, तो मैंने चिल्ला के एयरपोर्ट पे ही मैंने चिल्ला के लोगों से कहा कि मैं डॉक्टर कफील हूँ, मेरे भाई का नंबर ये है, मुझे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुझे उठा के ले जा रही है, ये आप फ़ोन कर दिएगा। तो किसी ने भाई वीडियो बनाया और किसी ने मेरे भाई को बता भी दिया था, तो शायद नहीं तो मुझे मार ही देते वो। पानी पी लूं? तो ये संघर्ष क्यों कर रहा हूं मैं डॉक्टर हूं, पीडियाट्रिशियन हूं। मेडिकल काउंसिल ने कोई मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं भी हॉस्पिटल खोल सकता हूं, मैं भी 2-4 लाख रुपए कमा सकता हूं, जिंदगी आराम से कर चला सकता हूं। पर मेरा अपना मानना है कि किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। हर कोई चुप नहीं रह सकता है, हर कोई जो है चुप नहीं रह सकता, किसी को तो बोलना पड़ेगा। हर कोई अगर चुप हो गया तो जो देश में, मैं अपने आप को, जिसे मैंने कहा अपने आप को मैं लकी समझता हूं कि मैं तो जिंदा हूं, आपके सामने खड़ा हूं। ठीक है, सूट पुराना हो गया है, लेकिन सूट में पहने हुए खड़ा हूं। अपने बच्चों को भी ठीक ठाक एजुकेशन दे रहा हूं। बहुत से लोग हैं जो 10-10 साल से जेल में पड़े हैं। स्टैन स्वामी को एक स्ट्रॉ तक नहीं मिला और उनकी देहांत हो गई। साईं बाबा अभी आपने, वो बेचारे हैंडीकैप थे, खत्म हो गए। तो बहुत से एग्जाम्पल हैं। उसके हिसाब से तो मैं अपने आप को लकी, अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। संघर्ष सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे, जब मैंने पूरे भारत में घूमा तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो सबसे ज़्यादा दबे कुचले लोग कहे जाते हैं, उसमें सबसे पहला नंबर आता है वुमेन का, लड़कियों का। लड़कियां किसी भी जाति की हों, किसी की धर्म की हों, वो डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कंपनी की मालिक बन जाएं, लेकिन उनका हैरेसमेंट होता ही होता है। अपनी मेडिकल फील्ड में अगर एचओडी जो है वो अगर महिला है और वो डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर पीजी को अगर डांट दे तो वो पीजी जो है वो पीठ पीछे गाली बकेगा। महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा होते हैं इस भारत में। 90 से ज्यादा बलात्कार हर रोज होते हैं, जो कि डेटा है।
दूसरा दलित आते हैं। मैंने आपको बताया कि 2017 से पहले कभी एहसास नहीं हुआ था कि इतनी ज़्यादा कास्ट और रिलीजन के बेस में डिस्क्रिमिनेशन है। पर एक दलित जो है वो डॉक्टर भी बन जाता है, बड़ी पोस्ट पे भी पहुंच जाता है, लेकिन समाज के जब वो ठेकेदार बैठते हैं तो उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। ये सच्चाई है, चाहे आपको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, ये सच्चाई है आज के समाज की। मुझे याद है मैं 10+2 में एक IAS ऑफिसर थे, पापा के दोस्त थे, उनके घर गया हुआ था। उनके दादा पिताजी, जो मेरा दोस्त था उसके दादा पिताजी खड़े थे पूरे टाइम। तो कम से कम जो पैसे वाले मुसलमान हैं उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता है, ये बता दूं आपको। पर दलित के साथ चाहे वो पैसे वाला भी हो जाता है, IAS ऑफिसर भी हो जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन रहता है। और यस, तीसरे नंबर पे मुसलमान जो इस वक्त आप देख रहे हो एक चुनावी मुद्दा बन गए हैं, पॉलिटिकल टूल बन गए हैं। मुझसे भी पूछते हैं लोग कि आप एक ही शहर से हैं क्या, योगी जी से पहले से आपकी कुछ था क्या, क्यों आपको योगी जी इतना परेशान करते हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक चेहरा बन गया हूँ, मैं एक चेहरा बन गया हूँ। वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मैं मुसलमान जो ठेले वाला है, रिक्शे वाला है, जो फ्रिज बना रहा है, साइकिल पंचर बना रहा है, सिर्फ उसको परेशान नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको जो टाई पहने हुए इंग्लिश बोल लेता है, डॉक्टर है, उसको भी मैं कुचल देता हूँ। तो जब भी चुनाव आता है वो जेल में भेज के या प्रताड़ित करके वो संदेश देते हैं अपने लोगों में, और उसका वो वोट उनको मिलता है। तो ये पॉलिटिकल टूल है उनके लिए। तो ये संघर्ष, सिर्फ ये जो स्ट्रगल है मेरा, आप कंटिन्यू देख लेंगे। तो मेरा ये जो संघर्ष है वो सिर्फ इसलिए है कि मुझे ये एहसास हुआ इन 8 सालों में कि सिर्फ हम नहीं, बहुत से लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका कोई आवाज नहीं है। तो बस मैं आपकी आवाज बनना चाहता हूं। इस पूरे जो ये शीर्षक है भारत के बीमार हॉस्पिटल, उसका भी एक पॉलिटिकली व्यू है। मैंने बताया ना, सरकार जो है वो स्वास्थ्य पे, एजुकेशन पे, बेसिक चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं देती है? क्योंकि उनको पता है कि आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा सवाल करोगे। वो एक कहावत है ना कि मर्ज भूख का था, किस्सा रोटी का था, इलाज जो है वो धर्म में खोजा गया क्योंकि किस्सा कुर्सी का था। तो सीधी सी बात है, कुर्सी पावर चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, MLA बन जाता है, उसमें पहुंच जाता है तो वो उसकी अपनी कास्ट और रिलीजन हो जाता है, उनके अपने समूह बन जाते हैं, वो फिर वो ऊपर बैठ जाते हैं और आपको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। और आप जो हमारी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 100 करोड़ जो लोग हैं वो उसी तरह से कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जी रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं, मैं अभी बिहार गया था, बाढ़ आई हुई है, आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब गांव में वो सड़क ही नहीं है, इतना पानी है, और माएँ जो है बच्चों को अपने कंधे पे उठा के लेके जा रही हैं। और मैंने उनसे पूछा कि बच्चा गिर गया तो क्या होगा? तो कहते हैं डूब जाएगा। तो उन्होंने अपनी उसको स्वीकार कर लिया है, जी रहे हैं। आप जाइएगा तो हर शहर के बाहर जो है झोपड़पट्टी बनी हुई है, लोग उस छोटी सी झोपड़पट्टी में खाना ही बनाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, चल रहा है, जिंदगी चल रही है। लोग 10,000 20,000 रुपए की नौकरी के लिए फाइट कर रहे हैं। पर हमें क्या बताया जा रहा है कि धर्म जो है उस पर ही सर्वप्रिय है, हमको बांटा जा रहा है। जो काम पहले से होता रहा है वो होता रह रहा है।
कैसे सुधार होगा, ये भी क्वेश्चन है, कैसे सुधार होगा। सबसे पहले सुधार करने की अगर ज़रूरत है तो आपको वही जो 3 लोगों की बात की है मैंने, महिला, दलित और माइनॉरिटीज़, उनको जगाना पड़ेगा। और वो एजुकेशन ही बहुत बड़ा हथियार है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना कि मैं सरकार के जो मोस्ट पावरफुल है उनसे लड़ इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे डॉक्टर बनाया। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, मेरी नानी जो थी गोरखपुर की पहली मुस्लिम महिला जो थी जिन्होंने हाई स्कूल पास किया। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। एक किस्सा, मैंने एक ट्रेन में जा रहा था तो एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें एक स्टोरी थी कि एक महिला की, 70 साल की महिला ने पहली बार, उसमें लिखा था कि उस महिला की स्टोरी थी 70 ईयर ओल्ड, 70 साल की महिला ने लिखा कि मैंने पहली बार जिंदगी में एहसास किया कि मैं अपने घर में दाखिल हुई हूँ, प्रवेश किया है। तो मैंने कहा कि हो सकता है उसका घर ना हो, 70 साल बाद मिल रहा हूँ। तो मैंने उसको पढ़ा ऐसे ही, और उसमें ही था, मैं झकझोर करके मुझे रख दिया। उसमें ये था कि जब वो पैदा हुई, और मैं भी डॉक्टर हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले पिताजी भी हो या सास हो या कोई हो, पूछते हैं कि लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। तो डिस्क्रिमिनेशन वहां से स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैं देश के कई मेडिकल कॉलेज में काम कर चुका हूँ। तमिलनाडु में तो बकायदा अगर लड़का हो जाएगा तो पैर छूते हैं, पूजा करने लगते हैं वहीं पे, और लड़की होती है तो अरे ये क्या हो गया, ये करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन वहां से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो औरत जो है अपने आप को अपने बाप के कंट्रोल में पाती है, फादर के। दिल्ली चले जाइए, लड़की को सरकारी अस्पताल में पढ़ाएंगे, लड़के को प्राइवेट में भेजेंगे। बहुत से घरों में अभी भी होता है कि नॉनवेज बन रहा है तो ज़्यादा जो है लड़के को मिलेगा, लड़की को कम मिलेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो इंडिया रैंक 148 आउट ऑफ 150 महिला की स्वास्थ्य की सुरक्षा में, यानी कि 150 देशों में 148वें नंबर पे है। यानी अगर बच्ची बीमार हुई घर की तो बगल के मेडिकल स्टोर से दवा लेके चले आएंगे। लड़का होगा, उसको थोड़ा सा बुखार हो गया तो दादा दादी जो है और पूरा परिवार दौड़ के डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। तो उस महिला को जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूं, उसको डिस्क्रिमिनेशन उसको बचपन से उसके साथ हो रहा था। जब बड़ी हुई तो भाई ने उसको बताना स्टार्ट किया कि घर से बाहर नहीं निकलो, छत पे मत जाओ, यहाँ मत दो, ऐसे कपड़े पहनो, साइकिल मत चलाओ, इससे बात नहीं करो। हालांकि वो खुद सब कुछ कर रहा है, वो बाहर घूम भी रहा है, दूसरे से बात भी कर रहा है, जो करना है कर रहा है, लेकिन लड़की के ऊपर पाबंदी लग गई है। वो जब 16 साल, 17 साल, 20 साल की शादी होती है तो हस्बैंड उस पर काबिज हो जाता है। बच्चा होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा ही माँ पे काबिज हो जाता है, लड़का है तो। उस स्टोरी में उसका जो महिला है उसका पति मर जाता है और उसका लड़का उसको छोड़ के चला जाता है। तो पहली बार उसको एहसास होता है कि ये तो घर मेरा है, मैं भी अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ, मैं भी अपनी मर्जी के खाना बना सकती हूँ, मैं भी अपनी मर्जी से सो सकती हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ पहली बार। तो वो जो कहानी का शीर्षक है कि 70 साल में पहली बार मैं अपने घर में दाखिल हुई, तो ऐसा नहीं है वो घर में पहली बार गई, वो घर ही उसका नहीं था 70 साल तक। पहली बार उसको एहसास हुआ कि वो स्वतंत्र है। तो अब आप ये सोचिए कि जब तक उस महिला को, जो आपके बच्चे को जो जननी है,
उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो देश कैसे प्रोग्रेस करेगा। अमेरिका में अगर 3.5 किलो से कम का बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको कहते हैं लो बर्थ वेट है। हमारे यहाँ 2.5 किलो का बच्चा हो जाए तो खुश हो जाते हैं। जो हेड सरकमफ्रेंस है यानी कि दिमाग कितना बड़ा है, भारत में 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर होता है बच्चे जब पैदा होता है, वहाँ पे 40 सेंटीमीटर होता है। जो लंबाई है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर होती है, वहाँ 50 सेंटीमीटर। तो पहले ही जब बच्चा पैदा हुआ है वो पहले ही से उसका बड़ा दिमाग है, वो पहले ही से होस्ट पुष्ट है। कैसे आप अमेरिका से या फिर किसी भी डेवलप कंट्री से कैसे करोगे, क्योंकि जो पालने वाली है उसको ही आपने इग्नोर किया है। आप यहाँ तो खैर फिर भी ठीक है, आप यूपी बिहार आ जाइए, 17-18 साल में बच्चे की हाई स्कूल इंटर पास हुआ, ज़्यादातर घरों में शादी कर दी जाती। अब वो खुद अभी मैंने कहा कि आपको 70% महिलाएं एनीमिक हैं, तो जो महिला खुद 45-50 किलो की है, एनीमिक है, उसके अंदर जो उसको क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में हॉस्टाइल इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी कि वो एक गलत इन्वायरमेंट में पल ही रहा है। तो जो बच्चा जब बाहर निकलेगा वो 2.5 किलो का होगा, उसको सरकार कहती है स्वस्थ है। अभी मैंने आपको बताया 50% बच्चे हमारे देश के, अभी आप दिल्ली में कहिएगा अरे नहीं, अरे मेरा बच्चा तो हेल्दी है, 5 साल का है, देखिए 20 किलो का है। आप जाइए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, 4 बच्चे होंगे, चारों कुपोषित होंगे। कैसे हम, और ये साइकिल चलती रहती है। अब उस 5 बच्चों में से जो बच्ची होगी उसकी भी शादी जब 20 साल की होगी कर देंगे आप, और ये साइकिल चलती रहेगी। तो अगर हमें अपने देश की प्रोग्रेस करनी है तो सबसे पहले जो जननी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, औरत का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके कुपोषण का, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी शिक्षा का जानना। अब मैंने कहा ना कि पहला जो मुझे लग रहा है बोर हो रहे लोग, मैं खत्म कर रहा हूं। तो अभय साहब ने कहा कि आप जो है 2 दिन तक आप बाहर, मैं औरंगाबाद आना चाहता था, बहुत मेरा मन था। 2 बार मैंने कहा ना कि 2 बार प्रोग्राम बना, नहीं आ पाया। तो मैं कल, मेरे ख्याल से मैं कल और हूँ तो लोगों से मिलना चाहूँगा, मैं इसलिए भी आप लोगों से मिला हूँ। कल मैं लोगों से मिलूँगा। तो उनको कहा कि बाहर निकलेंगे, कहीं कुछ हो जाए, कोई तो मैं आपको बता दूं, मैं ट्रेन में भी, बस में भी, मेट्रो में भी अकेले सफ़र करता हूं, अकेले रहता हूं। मुझे पता है कि अगर मारना होगा तो ऊपर वाला है जो कहते हैं, हाँ मारना होगा मार देगा। भाई कहते हैं ना कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते। ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इतनी महिलाएं हैं यहाँ पे, और आप सबको जो है ये बात समझनी ज़रूरी है कि महिला जो होती है वो पहली शिक्षक होती है। बच्चा जो है, हमारे पीडियाट्रिक्स में ये सिखाया जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो 7 साल तक मिट्टी की तरह होते हैं, गीली मिट्टी की तरह। आप जैसे ढालना चाहो ढाल सकते हो, गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उनको आप किसी भी सुराही बनाना चाहो, घड़ा बनाना चाहो, गुल्लक बनाना चाहो, बना दोगे। यानी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, जिद्दी है, पढ़ने में तेज है, वो सब कुछ 7 साल में डिसाइड हो जाता है। 7 साल तक बच्चा किसके अंडर में रहता है? माँ के अंडर में रहता है। तो माँ को बहुत जिम्मेदारी है। आज जो नफरत जो बाहर फैलाई जा रही है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हो गई है, खासकर हिंदी बेल्ट में, कि व्हाट्सएप के जरिए महिलाओं को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और उनको इतनी मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि औरंगजेब जो है सबसे खतरनाक इंसान थे। मतलब आपको जितना प्रोग्रेसिव औरंगजेब साहब थे, मुझे नहीं लगता है कि मुगलों में उतने बहुत राजा रहे,
पर ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को जिस तरह से पैदाइश किया जाता है वो थे। जितनी ज्यादा महिलाओं को वो टारगेट कर रहे हैं और वो महिलाएं जो हैं अपने बच्चों को उसी तरह से ट्रीट कर रही हैं। तो आपको हर किसी का ये जिम्मेदारी है, हर किसी की जो यहाँ बैठा हुआ है, जब आप बाहर जाइए, जब आप लोगों से मिलिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। मेरे बच्चे पूछते हैं अल्लाह ताला क्या है, मैं कहता हूँ एनर्जी है, एनर्जी, इट्स सब मैसिव एनर्जी। सारे सब, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कह लेता है, कोई किसी तरह से पूछता है। मैंने जब उस 63 बच्चों को बचाने उस रात में गया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि वो हिंदू के बच्चे हैं, मुसलमान के बच्चे हैं। आई बिलीव इन अल्लाह, मैं अल्लाह पे बिलीव करता हूँ, दैट इज माई पर्सनल चॉइस, बट आई डोंट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट। वो धर्म आपका अपना पर्सनल है, वो आपका अपना, आपको किसी पे बिलीव है, किसी को किसी पे बिलीव है, दैट इज योर फेथ एंड इट शुड नॉट कम इनटू द वे ऑफ योर चाइल्ड और प्रोग्रेस ऑफ इंडिया और ट्रीटिंग विद द नेबर्स। तो मेरे ख्याल से बहरहाल आप लोगों ने इतना प्यार दिया। मैं अपनी फैमिली के साथ आया, मैंने कहा कि अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ टाइम बहुत कम गुजार पाता हूँ, तो डॉक्टर्स ऑन रोड पे निकल जाता हूँ या तो फिर जेल चला जाता हूँ। तो मैंने कहा इस बार चलना हो तो उनको अजंता एलोरा घुमा दूंगा। कल हम लोग अजंता गए थे और मतलब देख के ताज्जुब होता है, 2200 साल पहले सिर्फ छीनी और हथौड़े से इतनी बड़ी बड़ी केव बना देना, और वो भी 2 फ्लोर भी है वहाँ पे। हालांकि जो है औरंगाबाद से अजंता तक रोड नहीं बना पाए लोग, पूरी रोड टूटी हुई है। मतलब मेरा लड़का जो है कह रहा था कि पापा ये कार इतनी हिलती क्यों है। मैंने कहा बेटा क्या, मतलब मैंने औरंगाबाद के बारे में सुना था, अब मेरा बहुत दिल था, पर मैं सोचता था कि सब बिग सिटी नो, पर देख के लग रहा है कि कोई बहुत फर्क नहीं है गोरखपुर से। हाँ, 2 टॉम है, बीबी का मकबरा है और अलोरा है और कुछ पुरानी चीजें हैं जो 200 साल पुरानी बनाई गई थी। मॉल्स आ गए हैं, पर अब यहाँ की भी सड़कें टूटी, हालांकि बन रही हैं सब सारे सड़कें। आपको आजादी के 75 साल बाद हमारे कितने लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार पा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। हमारे पॉलिटिशियन ने हमें क्या दिया है, ये सोचना पड़ेगा। हर जागरूक नागरिक को ये सवाल करना पड़ेगा। सिर्फ डॉक्टर कफील या एडवोकेट मनोहर टकसाल नहीं करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा, या ये जो बैठे हैं, ये आप बैठे हैं, सबको करना पड़ेगा। ये पूछना पड़ेगा और अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप, मैं आपको बता दूं, मैं जब सोता हूं तो एक पेज लिखता हूं। मैं जब 6th स्टैंडर्ड से हूं तब से मेरी आदत है, और यही रहा कि मैं किताब लिख दी, क्योंकि जेब में भी मैं लिखता था क्या हो रहा है वहां। तो लिखना और पढ़ना बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम इज डिफरेंट, बट पढ़िए, एक आदत डालिए कि हर रोज एक पन्ना लिखिए कि मैंने आज क्या सीखा। 2 ही लाइन लिखिए, पर आज मेरी जिंदगी में क्या चेंज आया है। वरना तो जीते हैं, 8 बिलियन लोग पूरी दुनिया में हैं, जी रहे हैं, जीते हैं, बड़े होते हैं, मर जाते हैं। कोई जीवन का उद्देश्य, मतलब हमारे और एनिमल्स में इतना तो डिफरेंस होना चाहिए जब भगवान ने हमको दिमाग दिया है। तो एक आपसे गुजारिश ये भी है कि एक आदत डालिए कि 2 ही लाइन लिखिए, लेकिन रात में सोते वक्त 1-2 लाइन लिखिए कि आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मैंने कुछ क्या नया सीखा है। तो आपको एहसास होगा, अरे 5 साल गुजर गए, मैंने कुछ नया सीखा ही नहीं, वही चल रही है जिंदगी। सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, विवाह में जा रहे हैं। और पढ़िए, पढ़ने से देखिए, जब आप देखते हो वीडियो विजुअल, वो भी इंप्रेशन रहता है, पर जब आप पढ़ते हो तो आप जो मूवी होती है उसमें सारा काम डायरेक्टर करके आपको देता है, यानी खाना परोस के देता है।
ऐसे समझिएगा। खाना बना बनाया है, आपको खाना है तो आप खाओगे और भूल जाओगे। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपको विजुअलाइज करना पड़ता है कि एक घोड़ा है, उस पर एक आदमी बैठा है, वो जा रहा है, उसके आसपास जो है ग्रास है, वो सामने बिल्डिंग है, वो दूसरा आदमी जो है उसके ऊपर 4 कपड़े हैं, वो 3 औरतें वहाँ खड़ी हैं, उन्होंने इस साड़ी। आपको विजुअलाइज करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें आपको आपकी पर्सनालिटी में चेंज लाती है। इसलिए किताब पढ़ना, आप कोई किताब, चाहे फैंटेसी पढ़िए, चाहे फिक्शन पढ़िए, चाहे नॉन फिक्शन पढ़िए, कुछ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई किताब, कोई जेनरा चुन लीजिए, लेकिन पढ़िए। पढ़ने से आपका दिमाग और अच्छा होता है। तो खत्म करें, हाँ? टकसाल जी को मैं देख रहा था कि 4-5 पन्ना पलट रहे थे, हालांकि मैं उतना लिख के नहीं लाया हूं, बस देख लेता हूं कि कुछ मिस तो नहीं कर दिया है। लोग सब भूख से भूल गए लोग आपकी बुक देख। ये 63 बच्चों की कहानी है, वो उस सिस्टम की कहानी है कि कितना पावरफुल सिस्टम जो है, कैसे जो गरीब है, मजलूम है, वही इनको किस तरह से दबाया जा सकता है सच्चाई को। उस मीडिया की कहानी है जो एक भूखा भेड़िया बन गया है और न्यूज़ पाने के लिए, और उन परिवार की कहानी है जो अभी भी 8 साल बाद संघर्ष कर रहे हैं। और आई एम प्राउड कि 10 लैंग्वेज में है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, असमीज, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। मराठी में मेरे ख्याल से 3रे नंबर की थी जब पब्लिश किया, मनोविकास ने पब्लिश किया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसे पढ़िए, लोगों से कहिए पढ़िए। पढ़ेंगे तो वो आपने जो सुना होगा, वो आपने जो मीडिया से सुना होगा, कितनी सच्चाई है, क्या है, कुछ खबरें पढ़ी होंगी। बहुत से जो है लोगों ने मेरे बारे में लिखा, अच्छा लिखा। और ऐसा नहीं है कि मीडिया नहीं विलन है। मैं आपको ये भी बता दूं, मीडिया ने मुझे हीरो बनाया, मीडिया ने मुझे विलन बनाया, और मीडिया ही ने मुझे फिर से छुड़ाने में, बाहर आने में मदद की, मेरी आवाज़ उठाई। तो वो भी पहलू है। मुनव्वर राना साहब के शेर के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं। सरफिरे लोग, बोलिए, सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं। बोलिए, सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं। अरे इस मुल्क की मिट्टी को हम मां कहते हैं। वो हमें दहशतगर्द कहते हैं, वो हमें दहशतगर्द कहते हैं। अरे सुन लो हुक्मरान, सुन लो हुक्मरान, अगर दंगाइयों पे तुम्हारा बस नहीं चलता तो हम तुम्हें क्या कहते हैं? अरे FIR करवाएंगे क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।